हाँ जी। मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर जयशंकर तिवारी, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं। यह गंगा कावेरी व्याख्यान माला पिछले साल जुलाई 2020 से चल रही है। आज 39वां व्याख्यान है। आदरणीय डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी, जो आज के हमारे अतिथि वक्ता हैं, वह हमसे जुड़ चुके हैं। उनका हम इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा की प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत जी और हिंदी विभाग के अध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर, पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी और पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य महोदय डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी, मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के सभी साथी एवं सभी देश के अलग अलग हिस्से से प्राध्यापक बंधु, विद्वज्जन, शोधार्थी बंधु, विद्यार्थी, मैं सभी का इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, 19वां व्याख्यान आदरणीय नौटियाल जी ने इसी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत किया था और उस व्याख्यान की इतनी चर्चा हुई, इतना फीडबैक हमें मिला कि हमने पुनः निवेदन किया सर से कि आप हमें एक बार और समय दीजिए, और यह आपकी उदारता है कि आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। आप हमसे जुड़े और आज इस विषय पर, हिंदी में रोजगार की संभावनाएं विषय पर बातचीत करने के लिए, अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए वो हमारे हमसे रूबरू हुए हैं। कर्नाटक में मंगलुरु में मौसम खराब होने की वजह से डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी संभवतः जुड़ नहीं पाए हैं। अच्छा, जुड़े हुए हैं तो ठीक है। तो मैं आदरणीय जयंती प्रसाद नौटियाल जी का संक्षिप्त परिचय देने के लिए डॉक्टर कल्पना प्रभु जी, जो वहीं मंगलुरु में ही एक कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, मैं उन्हें आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर कल्पना प्रभु जी नौटियाल जी का संक्षिप्त परिचय देने की कृपा करें। डॉक्टर कल्पना प्रभु जी। नमस्ते, सभी सुन पा रहे हैं मुझे? जी आवाज आ रही है। जी आवाज आ रही है आपकी। उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कल्पना प्रभु जी मंगलुरु के केंद्रा कॉलेज में हिंदी विभाग अध्यक्षा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे विद्वान जैसे डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी हैं, उनका आप सबको परिचय कराने का मौका दिया गया है। नौटियाल जी मेरे भी गुरु हैं, गुरु थे। मेरे एमफिल और पीएचडी में उन्होंने मेरी मार्गदर्शन की। हम सब मंगलुरु वाले इनसे बहुत ही सुपरिचित हैं। ये मंगलुरु में कॉर्पोरेशन बैंक के महाप्रबंध की सेवा में रहकर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। प्रस्तुत ये वैश्विक हिंदी शोध संस्थान देहरादून उत्तराखंड में महानिदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। इन्हें लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज ए मोस्ट वर्सेटाइल बैंकर प्राप्त है। इतना ही नहीं, वित्त मंत्रालय से प्रशंसा पत्र भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। इन्होंने 228 विषयों पर अध्ययन किया हुआ है। कुल 35 प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। 34 डिग्रियां हासिल है इन्हें।
1737 साहित्यिक लेख में इनका योगदान है। 656 कीनोट एड्रेस यानी बीज भाषण इन्होंने दिए हुए हैं। 158 संशोधन के लिए मार्गदर्शन दिया है। 142 प्रशस्ति पत्र इन्हें प्राप्त है। 235 समाचार पत्रों में सर ने उल्लेख भी दिया हुआ है। कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि हमें आज का विषय जो है हिंदी रोजगार की संभावनाएं, इस विषय पर सही और सुदीर्घ परिचय तथा जानकारी इनसे बेहतर कोई नहीं दे पाएगा। सर, आपको हम इस वेबिनार में हम सबकी ओर से स्वागत करती हूँ। हार्दिक स्वागत है। जी, धन्यवाद डॉक्टर कल्पना प्रभु जी। आपने बहुत ही और बहुत अच्छा किया, आपने केवल नंबर्स गिना दिए, क्योंकि सर का जो बायोडाटा है वो इतना बड़ा है कि अगर आप चाहेंगे भी, हम चाहेंगे भी, कोई चाहेगा तो भी परिचय नहीं उस तरह दे सकता है। क्या बहुत काम किया है आपने, हमारे गौरव है और ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत विनम्रता के साथ उन्हें प्रणाम करता हूं, उनकी सारस्वत साधना को प्रणाम करता हूं। और ऐसा बहुत कम हो पाता है, माँ सरस्वती की कृपा होती है। बहुत कुछ घटक और कारक जब साथ देते हैं तब कुछ ऐसा हो पाता है। तो मैं बहुत गौरवान्वित हूँ आज पुनः नौटियाल जी का वक्तव्य पाकर हमसे रूबरू हुए हैं। अब मैं बिना किसी और अतिरिक्त भूमिका के मैं आदर पूर्वक आपका स्वागत करता हूं। सर, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है और हिंदी में रोजगार की संभावनाएं विषय पर वक्तव्य देने के लिए आप को मैं आमंत्रित करता हूं। आपका हृदय से स्वागत है। धन्यवाद जयशंकर जी और सभी गणमान्य व्यक्ति जो इससे जुड़े हैं। आपके महाविद्यालय के प्राचार्य, हमारे मंगलोर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक वृंद, कल्पना जी ने तो परिचय दिया ही। मैंगलोर की याद आते ही हम उसी तरह कहते हैं कि ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वह मेरी कर्मभूमि रही है। और गंगा कावेरी एक ऐसी व्याख्यान श्रृंखला है जो कि सागर तट से पूरे भारत को जोड़ रही है। और जयशंकर जी जैसे उत्साही व्यक्ति इसमें लगे हैं, बड़ी गौरव की बात है हमारे लिए भी। और हम इसी बहाने अपने विचार विनिमय कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है तो ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही आसान माध्यम है, लेकिन परिश्रम तो बहुत लगता है, ये मैं जानता हूं। तो साथियों, मैं सभी विद्वत जनों को प्रणाम करते हुए विद्यार्थियों से रूबरू होता हूं और हिंदी के बारे में आज उस विषय पर बोल रहा हूं जिस विषय पर आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि हिंदी पढ़कर क्या मिलेगा। सामान्य धारणा ये रहती है। सही मायने में हम हिंदी को या तो लिटरेचर या लैंग्वेज, इन दो रूपों में देखते हैं। यानी आरंभिक दौर में जब हमारी विद्यालयीन शिक्षा होती है उस वक्त भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण, और जब हम हायर स्टडीज करते हैं हिंदी के क्षेत्र में तो साहित्य के रूप में। यानी भाषा और साहित्य, इस दो को छोड़कर तीसरे विकल्प के रूप में हमने हिंदी को बहुत कम देखा है। जबकि सही मायने में हिंदी एक प्रोफेशन है, एक व्यवसाय है। यानी यह एक ज्ञान की विधा तो है ही, यह साहित्य सृजन का क्षेत्र तो है ही, यह संप्रेषण का क्षेत्र तो है ही, साथ ही व्यवसाय के इतने अवसर हैं जितने शायद किसी अन्य क्षेत्र में नहीं हैं। आईटी को छोड़कर, आईटी इसमें अपवाद है। जिस तरह सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान बहुप्रशाखीय विज्ञान है और उसमें विविध संभावनाएं हैं, उसको अगर छोड़ दें तो अन्य क्षेत्रों की तुलना में हिंदी में व्यापार की और हिंदी में व्यवसाय की, हिंदी में रोजगार की लाखों बल्कि करोड़ों संभावनाएं हैं।
हम इसको इस तरह से बांटेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा विशद क्षेत्र है, तो हम इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे। एक तो भारत में, एक भारत से बाहर, और एक प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए मुद्दे। यानी 3 क्षेत्रों में ही हम खास तौर से फोकस करेंगे, ताकि हम ये जान पाए कि हिंदी से हम क्या रोजगार पा सकते हैं। पहली बात तो यह है कि हिंदी शिक्षण, हिंदी अध्यापन, ये तो एक बहुत पुराना प्रोफेशन है और सब इसके बारे में जानते हैं। इसलिए मैं इस क्षेत्र में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, क्योंकि जो चीज सबको पता है उस चीज के बारे में पृष्ठ पेषण करना ज्यादा समीचीन भी नहीं है। हम नए क्षेत्रों की तलाश करेंगे जहां की हिंदी के रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हिंदी के राजभाषा स्वरूप पर। राजभाषा स्वरूप या सरकारी हिंदी, या सरकारी तंत्र में हिंदी, या सरकारी कार्यालयों में हिंदी, ये एक बहुत विराट क्षेत्र है। इसके हमारे विद्यार्थियों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि हिंदी के इस क्षेत्र में अगर आप पदार्पण करेंगे तो असंख्य रोजगार के अवसर हैं। जैसे हिंदी के जो विभाग होते हैं वो केंद्र सरकार के हर एक निकाय में, हर एक ट्रस्ट में, हर एक विभाग में और हर एक सार्वजनिक उद्यम में। कहने का मतलब ये है कि जिसमें भी भारत सरकार का 50% से ज्यादा पैसा लगा है वहां हिंदी अनिवार्य होती है और हिंदी के पद वहां होते हैं। इसी तरह बैंकिंग का क्षेत्र हो, सार्वजनिक उपक्रम हो। सार्वजनिक उपक्रम का मतलब जो सरकारी संस्थान है, जिनमें कि जो पूरी तरह सरकारी में नहीं आते लेकिन सरकार का पैसा उनमें लगा होता है। जैसे हम कह सकते हैं ओएनजीसी है, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, बीईएल है, सेल है, मॉयल है, बहुत सारे हैं, यानी असंख्य है। इसकी गिनती करते रहेंगे तो जितनी हमारे मंत्रालय हैं उन मंत्रालयों से संबंधित विभाग हैं और उन विभागों से कनेक्टेड हमारे सार्वजनिक उपक्रम भी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हजारों की संख्या में है। यहाँ पर जो हिंदी के पद सृजित होते हैं वो आरंभिक उसका होता है हिंदी टंकक से, हिंदी टाइपिस्ट। सेकंड लाइन में आते हैं हिंदी आशुलिपिक, थर्ड में आते हैं हिंदी अनुवादक, फिर आते हैं हिंदी अधिकारी, और उसके बाद निदेशक, उपनिदेशक, और इस तरह के उपनिदेशक यानी सहायक निदेशक, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक, ये पद होते हैं। ये सरकारी तंत्र के क्लासिफिकेशन है। ऐसे पद होते हैं हिंदी के एक्सक्लूसिव, जिसे मैं विशेषज्ञ क्षेत्र की बात कर रहा हूं। ये हिंदी के निदेशक, हिंदी के उपनिदेशक, हिंदी के सहायक निदेशक, हिंदी के अधिकारी, ये है सरकारी डिपार्टमेंट में। फिर बैंकिंग क्षेत्र भी बहुत बड़ा विराट क्षेत्र है। इसमें होते हैं राजभाषा अधिकारी, सहायक प्रबंधक, प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक और महाप्रबंधक। इस तरह के पद बैंकों में होते हैं। बैंकों और पीएसयू में यानी सार्वजनिक उपक्रमों में इनके जो हिंदी से जुड़े हुए जो अधिकारी होते हैं, इनके वेतनमान, इनकी परिलब्धियां या इनके परिक्विजिट्स, इनके लाभ सारे वही होते हैं जो दूसरे पद वालों के होते हैं। बस इनका काम क्या होता है? सरकारी कार्यालयों में हिंदी को लागू कराना, कार्यान्वयन, प्रबंधन और शिक्षण यानी प्रशिक्षण। प्रशिक्षण इन्हें खुद नहीं देना पड़ता है। प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार की एक व्यवस्था है, हिंदी शिक्षण योजना, उसके द्वारा प्रशिक्षण दिलाए जाते हैं। आपको सिर्फ व्यवस्था करनी है। तो एक तो ये क्षेत्र है जो बहुत बड़ा क्षेत्र है आपके लिए। फिर हिंदी प्रशिक्षण सरकारी तंत्र में उसका भी बहुत बड़ा प्रशिक्षण का एक सरकार का ही विभाग है, जिसे हिंदी शिक्षण योजना कहते हैं। फिर हिंदी के द्वारा ही इसके अनुषंगी जो अन्य क्षेत्र हैं, जैसे केंद्रीय हिंदी संस्थान या आगरा में है
इसके पूरे भारत में केंद्र हैं। भाषा संस्थान मैसूर में है, इसके भी पूरे भारत में केंद्र हैं। उसी तरह से भारत सरकार की योजना जो है हिंदी शिक्षण योजना, उसके भी संपूर्ण भारत में केंद्र हैं। और इनमें जो व्यक्ति हिंदी शिक्षण के लिए या हिंदी पढ़ाने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, उनका आरंभिक जो पद होता है उसे हिंदी प्राध्यापक कहते हैं। तो हिंदी प्राध्यापक से लेकर फिर अगला पद होता है सहायक निदेशक हिंदी प्रशिक्षण, फिर है उप निदेशक हिंदी प्रशिक्षण, फिर निदेशक हिंदी प्रशिक्षण। ये क्षेत्र हो जाता है प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ। तीसरा क्षेत्र होता है अनुवाद। अनुवाद हर विभाग में अनुवादक रखे जाते हैं और भारत सरकार का एक शीर्ष संस्थान है जिसे केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो कहते हैं। उस केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के भी भारत के मुख्य मुख्य क्षेत्रों में उप केंद्र हैं। जैसे दक्षिण के लिए बेंगलुरु में इनका बड़ा केंद्र है, हर जगह है। यानी एक उदाहरण देना चाह रहा था मैं, पूर्वोत्तर में भी है, मध्य भारत में भी है, तो सब जगह इनके केंद्र हैं। तो इनका काम क्या होता है कि प्रशिक्षण देना अनुवादकों को जो भारत सरकार के संगठनों में हैं, और जो ऐसा साहित्य है जिसे हम सांविधिक साहित्य कह सकते हैं, कोड्स हैं, मैनुअल हैं, इस तरह के साहित्य का अनुवाद किया जाता है निःशुल्क, तो वहां भी अनुवाद के सैकड़ों पद जनरेट होते हैं, सैकड़ों पद हैं वहां पर। और इसके साथ ही एक अन्य विभाग होता है जिसको वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग कहा जाता है। इस विभाग में बड़े बड़े विशेषज्ञ होते हैं। विशेषज्ञ किस तरह के होते हैं, जरा एक उदाहरण देता हूं। माना आपने एग्रीकल्चर साइंस पढ़ा है और आपको हिंदी का ज्ञान है, तो आपको कृषि वैज्ञानिक के रूप में यहाँ पर पद मिलेगा और आपका क्या होगा कि कृषि विज्ञान से संबंधित शब्दावली निर्माण में आप सहयोग देंगे। माना आप भौतिक शास्त्र के हैं तो आपका पद वही होगा साइंटिस्ट, फिजिक्स के ही साइंटिस्ट रहेंगे, केमिस्ट के ही के साइंटिस्ट रहेंगे, खगोल शास्त्र के साइंटिस्ट रहेंगे। यानी आपका पद उसी विज्ञान से जुड़ा रहेगा, लेकिन आपकी भूमिका होगी शब्दावली निर्माण में। तो इस तरह से ये एक अलग फील्ड है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। और इनका काम क्या होता है, शब्दावली निर्माण का। जितने भी आज विभाग हैं भारत सरकार में, सबके लिए इन्होंने शब्दावली बना दी है। जैसे चिकित्सा है उसके लिए इनकी आयुर्विज्ञान शब्दावली है। बैंक है तो बैंकों के लिए अलग सिस्टम है, वो रिजर्व बैंक बनाता है और उसके लिए बैंकिंग शब्दावली है। लेकिन बाकी विभागों के लिए बैंकिंग ये तकनीकी शब्दावली आयोग शब्दावली का निर्माण करता है। इसी तरह थोड़ा सा और थोड़ा हटकर चलते हैं, और कहाँ संभावनाएं हैं। विधि के क्षेत्र में विधायी आयोग है और विधायी शब्दावली का अलग से काम होता है। उसमें जो हिंदी के विद्वान रखे जाते हैं उनकी योग्यता होती क्या है, उन्हें ड्राफ्ट्समैन कहा जाता है, वो ड्राफ्टिंग का काम करते हैं। उनकी योग्यता इस तरह से होती है, जैसे आप लीगल क्षेत्र में हैं, विधि के क्षेत्र में, आप विधि के क्षेत्र में एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हैं, या आप मुंसिफ मजिस्ट्रेट हैं या जज हैं, ऐसे लोगों को हिंदी के लिए लिया जाता है और इनकी सैलरी और पद भी उसी के अनुकूल होते हैं। जो पद जज का होगा वही पद इनका होता है। लेकिन काम क्या होगा कि जो विधि जैसे यानी कानूनी दस्तावेज हैं उनका अनुवाद करना, और विधि जो कानून बनते हैं, भारत सरकार जो कानून बनाती है, उन कानूनों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद करना। तो ये एक अलग क्षेत्र है। तो इस तरह से ये मैं थोड़ी सी गिना रहा हूं आपको कि कहां कहां संभावना है, और इन पदों की संख्या सैकड़ों में होती है जो स्पेशलाइज्ड पद हैं। और जो ये अधिकारी वाले, राजभाषा अधिकारी वाले पद हैं, इनकी संख्या तो हजारों और लाखों में होती है। जो अनुवादक वाले हैं उसमें भी लाखों में संख्या होती है। हिंदी प्रशिक्षण की संख्या भी बहुत लार्ज स्केल पर होती है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि आज के जमाने में और कौन से विकल्प हैं। आज जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, पहले प्रिंट मीडिया में हुआ करता था,
तो प्रिंट मीडिया में अभी भी हिंदी के बहुत सारे पद हैं, लेकिन उससे ज्यादा पद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हर एक चैनल काम कर रहा है। यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप देख लीजिए कितने हमारे टीवी चैनल्स चल रहे हैं। हर एक टीवी चैनल में हिंदी के रिपोर्टर्स की जरूरत होती है, हिंदी के संपादकों की जरूरत होती है, हिंदी के कॉपी राइटर्स की जरूरत होती है विज्ञापन जगत में। इस तरह ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र आपके लिए है। फिर थोड़ा सा और हटकर आ जाएं तो जो विज्ञापन और दूसरे क्षेत्र हैं सिनेमेटोग्राफी वगैरह के, वहां पर बहुत एवेन्यूज हैं। आजकल जैसे हम देखते हैं कि नई नई चीजें आ रही हैं, नए नए एनिमेशंस आ रहे हैं, उसमें हिंदी की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि भारत में तो अधिकांश जगह हिंदी का ही वो होता है। भले ही लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजी ज्यादा चलती है, लेकिन अंग्रेजी है कुछ नहीं, 4%। अधिकतम संख्या आज की तारीख में भी 4% है भारत में अंग्रेजी जानने वालों की, और हिंदी जानने वाले 82% है। यानी आपका इतना बड़ा मार्केट आपको मिल जाता है अगर आप हिंदी के माध्यम से आगे जाते हैं तो। फिर थोड़ा सा इससे हटकर चलें तो फिर मैं आपको और बताता हूं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आज बहुत सारे एवेन्यूज हैं जिसे लैंग्वेज टेक्नोलॉजी कहते हैं, भाषाई प्रौद्योगिकी। उसमें लैंग्वेज टेक्नोलॉजिस्ट करके पद होते हैं। यानी आपको प्राइवेट कंपनियों में भी, यानी माइक्रोसॉफ्ट में हमारे ही मित्र लगे हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट है या सीडेक है, पुणे में बहुत बड़ा संस्थान है, वहां पर दरबारी जी पहले थे, हमारे मित्र थे। इस तरह बहुत, हेमंत दरबारी, जो बहुत सारे लोग हैं सीडेक से जुड़े हैं। वहां पर क्या है, हिंदी के माध्यम से कंप्यूटिंग के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, निरंतर शोध के लिए पद सृजित किए जाते हैं। विदेशों में भी जैसे लिंग्वा फोन है, डिक्टा फोन है, इन चीजें ऐसी कंपनियां हैं आजकल हायर करती हैं जो हिंदी के एक्सपर्ट्स हैं और कंप्यूटर भी जानते हैं, उनको कंप्यूटर के क्षेत्र में जॉब मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी पढ़कर के आप सिर्फ हिंदी टीचर बनेंगे या हिंदी प्रोफेसर्स बनेंगे। आप टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, लैंग्वेज टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, लैंग्वेज लर्निंग के लिए बना सकते हैं, लैंग्वेज वैल्यूएशन के लिए बना सकते हैं, लैंग्वेज सर्वे के लिए बना सकते हैं। यानी टेक्नोलॉजी लिंग्विस्टिक जो है, लिंग्विस्टिक्स के लिए बना सकते हैं, ट्रांसलेशन के लिए बना सकते हैं। आज सारे सॉफ्टवेयर बनते हैं, हर चीज में सॉफ्टवेयर की डिमांड है। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आप बनाइए और करोड़ों रुपए के मालिक आप रातों रात बन जाते हैं हिंदी के माध्यम से। हिंदी के बिजनेस सॉफ्टवेयर्स बनाइए, जिस तरह टैली है उस तरह के सॉफ्टवेयर बनाइए। हमारी महाजनी प्रथा, जो पुराने हमारे महाजनी रिकॉर्ड लिखे जाते थे, उसका सॉफ्टवेयर बना दीजिए, कन्वर्जन सॉफ्टवेयर। हजारों लाखों रुपए में आपको जो है आय हो सकती है। यानी न तो पैसे की कमी है हिंदी के क्षेत्र में, न रोजगार की कमी है। फिर आप सोचते हैं अगर हम विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो क्या है। विदेश में जिस तरह एम्बेसडर रखे जाते हैं, यानी जो टॉप लेवल आईएएस होते हैं उनको आईएफएस कहा जाता है, इंडियन फॉरेन सर्विस में उनको भेजा जाता है, तो वो राजदूत या राजनयिक या हाई कमिश्नर ऐसे पदों पर रखे जाते हैं विदेशों में। तो आपके लिए क्या ऑप्शन है, जिस तरह हर दूतावास में राजनयिक होते हैं, राजदूत होते हैं, उसी तरह हिंदी के लिए कल्चरल सेक्रेटरी होते हैं, या हिंदी के अधिकारी भी वहां रखे जाते हैं, या हिंदी और भारतीय संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक सचिव, सांस्कृतिक अताशे उन्हें कहते हैं, अटैची, अताशे वो पद होता है, बहुत बड़ा गरिमामय पद है। यानी जिस तरह के एम्बेसडर वगैरह, राजदूत ऐसे पद होते हैं, उसी तरह के ये पद हैं। तो वहां भी हर दूतावास में इसकी जरूरत रहती है। और तो और हमारे जो शिक्षण में, हायर एजुकेशन में जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, उनको इंटरनेशनल एक्सचेंज मिला करता, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस करके है संस्था, वो भारत से विदेशों में भेजती है प्रोफेसर्स को, ताकि भारत की संस्कृति और भारत की भाषा के बारे में वो वहां की यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकें। डेपुटेशन पर मिलता है, यानी 2-3 साल 5 साल बहुत सारे हमारे प्रोफेसर्स जाकर आते हैं। और हर साल ये ICCAR एक पैनल बनाता है कि कितने हिंदी टीचर्स की जरूरत है विदेशों में। तो लाखों की संख्या में
इस पैनल में लोग शामिल होते हैं और इस पैनल के द्वारा फिर इनकी भर्ती आगे जहां जहां जरूरत होती है, जहां रिक्वायरमेंट होती है, आपको भेजा जाता है। ये तो हुए हमारे विदेशों से जुड़े। अब थोड़ा सा आ जाते हैं हम इस दौर में कि अगर हम प्राइवेट क्षेत्र में हैं तो क्या कर सकते हैं। प्राइवेट क्षेत्र में भी हम हिंदी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। प्राइवेट क्षेत्र में हिंदी के द्वारा बिजनेस डेवलपमेंट के लिए नए मॉड्यूल्स बनते हैं, यानी बिजनेस स्ट्रेटजीज। आप मार्केटिंग अगर में जाते हैं, आप मार्केटिंग में जाते हैं किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर आप अपना वो दिखा सकते हैं कमाल, कि देखिए हम मार्केटिंग को हिंदी के माध्यम से क्या कर सकते हैं। आपको मालूम है विदेशों के बैंकों ने एक बार ये एक्सपेरिमेंट किया था, भारत के बैंकों ने बाद में किया, विदेशी बैंकों ने भी, सिटी बैंक ने किया था पहले ये। उन्होंने चौपाल लगाए थे, चौपाल जैसे गांव में चौपाल लगते थे ना, एक बड़े से बरगद के पेड़ के या पेड़ के नीचे इकट्ठे होकर कुछ बड़े बूढ़े चर्चा करते थे गांव के पंच लोग। उसी तरह चौपाल लगाकर उन्होंने अपनी बैंकिंग सेवाओं को गांव तक पहुंचाया था। तो कहने का मतलब यह है कि हम क्या सोचते हैं कि सिर्फ अंग्रेजी पढ़कर, अंग्रेजी माध्यम से या अंग्रेजी शैली से हम व्यापार कर सकते हैं, लेकिन यह हमारी भूल है। अंग्रेजी माध्यम से या अंग्रेजी शैली से आप पूरे भारत का सिर्फ 20% मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। 80% मार्केट कैप्चर या तो हिंदी से होगा या हमारी क्षेत्रीय भाषाओं से। क्षेत्रीय भाषाओं का मतलब जैसे हमारे दक्षिणी राज्य हैं उनमें दक्षिण की भाषाएं हैं, पूर्वोत्तर में पूर्वोत्तर की भाषाएं हैं, मध्य भारत में तो हिंदी है, और इधर पश्चिमी भारत में उनकी अपनी भाषाएं। तो मार्केट कैप्चर लैंग्वेज के माध्यम से करने के लिए एज ए मार्केटिंग टूल आप हिंदी को उपयोग में ला सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में इसकी बहुत डिमांड है। आप जब भी कहीं जाएं तो इस संबंध में बात कीजिए। आपके पास कोई किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के बारे में आता है तो उसे आप लिंग्विस्टिक इश्यू के हिसाब से देखिए और तब देखिए कि आपका मार्केटिंग में सक्सेस कितना होता है। तो इस तरह से संभावनाएं हमारे अनंत हैं। संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, सिर्फ हमें दिशाएं क्या है खोजनी है, हम उस दिशाओं की ओर अग्रसर होना है, पथ की ओर चलना है। आप अपना एक उद्देश्य बना लीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप हिंदी पढ़ रहे हैं, आप सोचते हैं कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, ठीक है, आप कंप्यूटर की लाइन में चले जाइए, वहां हिंदी का बहुत डिमांड है, लैंग्वेज टेक्नोलॉजिस्ट बन जाइए। आपको शब्दावली आयोग में चले जाइए, आपको अपना वैज्ञानिक शब्द भी मिलेंगे और विज्ञान से आपका नाता जुड़ा रहेगा। आप बैंकिंग क्षेत्र में चले जाइए, बैंकिंग का क्षेत्र आपके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहां मिले आपको अनेक संभावनाएं। सरकारी विभाग, किसी भी विभाग में चले जाइए, हर जगह पद निकलते हैं, वहां आपको हो सकते हैं। आपको अनुवाद में शौक है तो अनुवाद का काम कीजिए। आप विज्ञापन में रुचि रखते हैं तो कॉपीराइटिंग का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। आजकल हिंदी कॉपीराइटर्स को अंग्रेजी कॉपीराइटिंग से ज्यादा मिलता है पैसा। उनका ऑनरेरियम या उनका पैसा बहुत ज्यादा है, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत हायर लेवल के होते हैं। यानी हम तो सोचते हैं कि अंग्रेजी से ज्यादा लाभ हो सकता है, लेकिन नहीं, आज परिस्थितियां बदल गई हैं। हिंदी के माध्यम से ज्यादा लाभ हमें मिलता है, सिर्फ हमें मार्केट तलाशना है। कमी कहाँ है कि हम मार्केट को खोजते नहीं हैं। एक वैसे दर्शन शास्त्र में या हमारे कबीरदास जी ने कहा था ना, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखत नहीं। कस्तूरी कुंडली बसे, यानी कस्तूरी तो हमारी कुंडली में है, यानी हमारी नाभि में, यानी मृग की नाभि में कस्तूरी रहती है, लेकिन वो उसे ढूंढता फिरता है बाहर। यानी मार्केट हमारा, बिजनेस का पूरा पूरा मार्केट हमारे पास हिंदी के क्षेत्र में है, लेकिन हम उसे इधर उधर ढूंढ रहे हैं। तो हिंदी को अपना व्यवसाय बनाइए और देखिए कि आप कहां तक पहुंचते हैं। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति, इससे हजारों नहीं लाखों विकल्प खुलने वाले हैं। हिंदी की पुस्तकों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद होगा, मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, और हमारी संस्कृति को सहेजने के लिए नई शिक्षा नीति में बहुत प्रावधान किए गए हैं। वहां हमें जरूरत पड़ेगी अपने की, हिंदी की, संस्कृत की और क्षेत्रीय भाषाओं की।
तो आज मार्केट बहुत बड़ा है, आपको उस पर जाना है, आपको तलाश जो है, आपको रास्ता ढूंढना है, आपको मार्ग चुनना है। और आप एक बार मार्ग चुन लेंगे तो निश्चित ही आप सफलता की सीढ़ियों पर चलते चले जाएंगे। ये हमारा वक्तव्य था जो आज के बारे में हम आपको देना चाहते थे, और हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं ताकि आपके प्रश्नों का हम जवाब दे सकें, चाहे हमारे विद्यार्थी हों, चाहे प्राध्यापक बंधु हों, क्योंकि प्राध्यापक बंधु ही इस चीज को आगे तक पहुंचाएंगे। और विद्यार्थियों का ये है कि उनके आगे एक विकल्प है, तो इस विकल्प को अपनाएं, मेरा उन लोगों से ये अनुरोध है। तो मैं अब चाहूंगा कि आप अपने अपने प्रश्न, अपने अपने विचार हमारे सामने रखें, और आपकी कोई शंकाएं हों तो बहुत समाधान करने में मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नौटियाल जी। बहुत सारगर्भित वक्तव्य आपने दिया, और इतने विकल्प, इतने प्रकल्प आपने इसमें बताए कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये लग रहा है कि हम हिंदी वालों को अभी कितनी संभावनाएं इसमें श्रेष्ठ हैं, इसका प्रायः अनुमान नहीं होता है, और हम एक सीमित दायरे में अपने विषय को, उसकी परिधि को देखते हैं। तो प्रतिभागी साथियों से अनुरोध है कि संबंधित वक्तव्य से जुड़ी हुई कोई जिज्ञासा अगर आपके मन में है तो आप पूछिए। आज बहुत बढ़िया मौका है, और ऐसे समर्थ वक्ता से सवाल तो ढेर सारे होने चाहिए। आप जो भी सवाल जिसका है माइक्रोफोन ऑन करके एक एक करके पूछ सकता है। हेलो सर। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर मैं अर्जुन कांबले हूँ, लिंगराज कॉलेज बेलगावी से बोल रहा हूँ। हाँ कमलेश साहब बोलिए। हाँ सर, अभी आपने बताया कि वो ICR इंडियन काउंसिल रिसर्च के माध्यम से भारत के बाहर प्रोफेसर लोगों को भेजा जाता है। हाँ जी। तो उसके बारे में थोड़ी सी जरा जानकारी चाहिए थी सर। ये इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस करके ये दिल्ली में इसका केंद्र है, और श्री जाजोरिया पहले इसमें थे, अभी इसमें दूसरे सज्जन हैं। तो ये एक केंद्र जो है दिल्ली में स्थित है, आप वेबसाइट में देखेंगे, वेबसाइट में इसके डिटेल्स आते हैं, और ये पैनल बनाते हैं हर साल। तो पैनल में हिंदी के जूनियर लेवल के, यानी हिंदी शिक्षण के जो टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग है, उसके लिए अलग पैनल बनता है, प्रोफेसर्स के लिए अलग पैनल बनता है, और विदेशों में दूतावासों में काम करने वाले लोगों के लिए भी पैनल बनाया जाता है। तो इनकी सारी जानकारी इनके पोर्टल पर आपको मिल जाती है, और इनके पोर्टल से ही इनका फोन नंबर ले लीजिए, तो वहां से जो कंसर्न व्यक्ति हैं उनसे आप बात करके ये कर सकते हैं, चर्चा उनसे बात करके पता कर सकते हैं कि कब ये ऐसे पद निकलने वाले हैं, या कब ये सूची तैयार करने वाले हैं। अभी पिछले साल की सूची का तो इन्होंने बना दिया था, अभी इस साल के लिए आपको पता करना होगा कि कब ये विज्ञापन के द्वारा होता है। ये विज्ञापन भी देते हैं, यानी न्यूज़पेपर्स में भी विज्ञापन आता है, और इनकी वेबसाइट में भी आता है। तो इनकी वेबसाइट को देखते रहें, तो आपको सारी जानकारियां, अद्यतन जानकारियां आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद सर। जी जी जी, धन्यवाद सर। और कोई साथी जो सवाल करना चाहते हो माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हैं। अगर आपकी जिज्ञासाएं हैं कुछ हिंदी में रोजगार की संभावनाएं, इस विषय पर अभी जो वक्तव्य हुआ है उससे संबंधित कोई सवाल अगर आपके मन में है। सर नमस्कार, मैं टीकमणि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से हमारे महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का अध्ययन किया जाता है, तो उसके साथ में क्यों ना जो फंक्शनल हिंदी है, प्रयोजन मूलक हिंदी है, इसको अनिवार्य कर दिया जाए। हाँ, बहुत सारे, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही है। आप जो दक्षिण भारत है इस मामले में वो बहुत आगे हैं। उन्होंने एमए को, उन्होंने दो तरह के पाठ्यक्रम रखे हैं। एक तो एमए अप्लाइड का है जिसमें पूरा का पूरा वो कामकाजी हिंदी पढ़ाते हैं,
और जनरल एमबीए जो नहीं, जनरल एमए जो हिंदी साहित्य के करते हैं उसमें एक पेपर कंपलसरी वो प्रयोजन मूलक हिंदी का रखते हैं। तो ये एक अच्छा विकल्प है, आप अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज में इसको रखवा लीजिए, या तो अनुवाद और ये और या पत्रकारिता, कम से कम इन 3 विषय में से एक पेपर आप इसका जरूर रखिए जो एमए हिंदी पढ़ रहे हैं हमारे विद्यार्थी, ताकि उनको एक प्रोफेशनल फील्ड का पता लगे। एमए जर्नलिज्म में एक पेपर या तो जर्नलिज्म रख लीजिए हिंदी पत्रकारिता का, या इलेक्ट्रॉनिक का जर्नलिज्म रख लीजिए, या फिर कामकाजी हिंदी का रख लीजिए, या अनुवाद का रख लीजिए। एक पेपर कम से कम रखिए ताकि जो विद्यार्थी साहित्य पढ़कर जाए उसे दूसरे विकल्प भी मिलते रहें। तो ये अच्छा सुझाव था, बोर्ड ऑफ स्टडीज में आप इसको बदलवा सकते हैं, एक पेपर कंपलसरी रखवा सकते हैं। जी बहुत धन्यवाद सर। और अभी मैसेज हमें आया था कि वेबसाइट शेयर करने के लिए कहा था, आप गूगल में इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ICCAR डालेंगे तो पूरा डिटेल आ जाएगा, उनके वेबसाइट का भी और उनके सारी एक्टिविटीज का भी। गूगल के माध्यम से आप इमीडिएट वहां एक्सेस कर सकते हैं। जी, और कोई प्रतिभागी साथी अपनी जिज्ञासा को सर के सामने रख सकते हैं, आपका स्वागत है। हिंदी में रोजगार की संभावनाएं, इस विषय पर जो वक्तव्य सर के द्वारा दिया गया है, इससे संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप सादर आमंत्रित। सर नमस्कार। सर मैं कुपेंद्र हूँ कलबुर्गी से। सर मैं यह पूछना चाहता हूँ, नई शिक्षा नीति में हिंदी रोजगार की बातें किस तरह से इस शिक्षा नीति में जोड़ दिया गया है, वह जानना चाहता हूँ सर। जी, नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ी बात तो क्या रखी है कि जो आरंभिक शिक्षा दी जाएगी, वो बच्चों को उनकी भाषा में दी जाएगी। तो इससे 2 विकल्प बनते हैं, एक अनुवाद का, क्योंकि जो भी लिटरेचर अभी हमारे पास मौजूद है वो या तो अंग्रेजी में या हिंदी में तो बहुत सीमित है, अंग्रेजी में ज्यादातर है, तो वो सारा का सारा बदल जाएगा, चाहे वो निजी विद्यालय हो चाहे वो सरकारी विद्यालय हो। तो उसको अनुवाद के लिए बड़े पूल की जरूरत है। और दूसरा, हिंदी मातृभाषा में पढ़ाने वाले लोगों की भी बहुत जरूरत पड़ेगी। 2 विकल्प तो ये हैं। तीसरा विकल्प ये है कि उसमें ये व्यवस्था दी गई है कि हम अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए समुचित प्रयास किए जाएंगे, ये उसमें है। और संस्कृति को बचाने के लिए, संस्कृति का जो संरक्षण करने के लिए हमें अपनी क्षेत्रीय भाषाएं, हिंदी, संस्कृत और हमारी अन्य बोलियां, उनकी जरूरत पड़ती है। तो उस साहित्य की जरूरत पड़ेगी, वहां पर हमारे जो हिंदी के विद्यार्थी हैं वो अपना योगदान दे सकते हैं। जी नमस्कार, मैं नारायण प्रसाद बेंगलोर से। हाँ नारायण प्रसाद जी, आपका तो बहुत बहुमूल्य, मैं बताना चाहूंगा कि नारायण प्रसाद जी तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और डिजिटल हिंदी के साहित्यकारों का डिजिटलीकरण, हिंदी साहित्य का डिजिटलाइजेशन में आपकी भूमिका बहुत अच्छी है। मुझे बहुत खुशी हुई आप अभी हमसे जुड़े हैं। हाँ जी, पूछिए प्रसाद जी। बस बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस मैं ठीक हूँ। बस मेरा एक छोटा सा प्रश्न था। जी जी। वैसे यहाँ पे एक स्थिति जो है यूनिवर्सिटीज में, कर्नाटक के यूनिवर्सिटीज में, एक तो यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जहाँ पर एनी टू लैंग्वेज फार्मूला है। हाँ हाँ। एनी टू लैंग्वेज फार्मूला का मतलब है जब स्टूडेंट्स डिग्री पर आते हैं आफ्टर PUC, दे कैन चूज एनी टू लैंग्वेज। मतलब है ये जरूरी नहीं कि अंग्रेजी इज कंपल्सरी। हाँ हाँ। सो वे चाहे कन्नड़ और हिंदी ले सकते हैं, हिंदी संस्कृत ले सकते हैं, कुछ भी ऐसे। हाँ हाँ। तो ये होता क्या है, कुछ छात्रों को जिनको अंग्रेजी बिल्कुल मुश्किल है, वे पास नहीं हो पाते। दे आर स्कोर्ड जस्ट 35 इन एट PUC,
जी। वे इसका लाभ उठा रहे हैं डिग्री में, और एनी टू लैंग्वेज फार्मूला में हिंदी और कन्नड़ या हिंदी संस्कृत ऐसा कुछ लेके और डिग्री पार कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो इससे फायदा हो रहा है। जी 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 बिल्कुल। मगर कई यूनिवर्सिटीज में अंग्रेजी कंपलसरी बना दिया गया। हाँ हाँ हाँ। बाय डिफॉल्ट अंग्रेजी कंपलसरी है। अच्छा। तो वहां पे चॉइस होगा उन लोगों छात्रों को अंग्रेजी लेना ही है। और एक बात है, दूसरी बात, दूसरा लैंग्वेज, दो ही लैंग्वेज ले सकते हैं ना डिग्री में। हाँ जी हाँ जी। तो तब वे कन्नड़ या हिंदी जो भी बस चाहिए वे ले सकते हैं। हम्म। और इस तरह कई स्टूडेंट्स जो अंग्रेजी पास नहीं कर पाते हैं, हाँ जी। उनको डिग्री नहीं मिल रहा। हम्म। डिग्री ना मिलने के कारण हाँ जी। या तो वे पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं जा सकते, और खास तौर पर देहात में वहां पे लड़कियों का तो बस डिग्री ना होने के कारण शादियां भी बस आजकल पूछे जाते हैं ना, लड़की पढ़ी लिखी है या डिग्री हुई है नहीं। ये सामाजिक परिवर्तन जो हो रहा है बस उस पर। तो क्या ऐसा कोई नियम बना सकते हैं हर यूनिवर्सिटीज के कि एनी टू लैंग्वेज फार्मूला है कम से कम फ्रॉम डिग्री ऑनवर्ड्स? हाँ जी बिल्कुल, ये बनाया जा सकता है। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रहते हैं आपके, जो सीनेट मेंबर और जो यूनिवर्सिटी के, लेकिन इसके लिए उनके अलावा हम जो बौद्धिक वर्ग है उनको हाँ। प्रयास करना होगा। उन्हें इस जगह पर उन्हें बताना पड़ेगा कि देखिए आपके कारण बहुत सारे लोगों का अहित हो रहा है। वो दो लैंग्वेज फार्मूला वाला जो अच्छा सिस्टम है, उसमें सिर्फ आप अपनी चॉइस से दो भाषाएं ले लीजिए। जहां कंपलसरी किया है वो गलत है। तो जहां भी ऐसा अगर आता है तो जो हिंदी के प्रोफेसर हैं या हिंदी के संगठन हैं, उन्हें आगे आकर वहां निवेदन करना चाहिए, ऑप्शन में रखना चाहिए। तो जिसकी जो इच्छा है वो ले सकता है। वहां दक्षिण में कहीं ऐसा जो किया जा रहा है वो गलत है। तो आपकी जो चिंता थी वो, उसके बारे में मैं भी उससे पूरी तरह सहमत हूँ। और निश्चित ही आप जैसे विद्वान अगर कुछ प्रयास करेंगे, आप तो पहले भी यूनिवर्सिटी से भी जुड़े रहे हैं, कुछ आप जैसे लोगों के द्वारा होगा तो संभव हो सकता है। और दूसरी बात यहाँ पे ये हो रहा है कि लैंग्वेज जो है सिर्फ फर्स्ट ईयर तक सीमित रखा जा रहा है। हाँ हाँ, वो तो फर्स्ट गलत ईयर और है। सेकेंड ईयर दोनों में रहे तो हिंदी, आई मीन मास्टर डिग्री जो किए हैं, एनईटी जो पास किए हैं, पीएचडी जो किए हैं, उनको कम से कम वहाँ पे नौकरियां मिल जाती है। जी जी जी। रोजगार, आई मीन यहाँ पर इट विल बी 16 आवर हाँ 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 हाँ, करेक्ट, आप सही तक कह रहे हैं। सीमित रख। पदों पदों में हिंदी प्राध्यापकों के पदों में कटौती हो जाती है इस तरह से। हाँ, तो इसका इसका तो देखिए, हर चीज यहाँ हम लोकतंत्र में है और विरोध करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हम इसको निश्चित ही विरोध कर सकते हैं इस बात का कि आप एक एवेन्यू से लोगों को वो कर रहे हैं। और जब हम अपनी बात को रखें तो वहां हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होकर रखना पड़ेगा। हमें उन्हें ये बताना पड़ेगा, जो इसके डिसाइडिंग अथॉरिटीज हैं, कि आप अन्याय कर रहे हैं। हम केवल इमोशनली आपकी बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे इमोशंस हैं या हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कीजिए या ऐसा ऐसा नहीं, बल्कि हिंदी एक प्रोफेशन है। आप विद्यार्थियों को क्यों उससे वंचित कर रहे हैं, उस तरह से हमें प्रेजेंट करना होगा। यानी आप देखिएगा, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको मैंगलोर यूनिवर्सिटी का। वहां पर भी ये हाल था कि पीजी हो ही नहीं रहा था, लेकिन आज वहाँ पीजी सेंटर हैं। नागरत्ना जी, सुमा जी और हमारे अच्छे प्रोफेसर वहाँ हैं। हमारे मुरलीधर नायक जी भी वहाँ थे। तो कहने का मतलब ये, लगातार अगर हम प्रयास करते हैं तो सफलता मिलती है। उस दौरान वहां पर ये लगता था कि नहीं, पीजी डिपार्टमेंट हो ही नहीं सकता है, लेकिन आज पीजी डिपार्टमेंट यार बहुत सफल है। बहुत सफल यानी बहुत अच्छी एक्टिविटीज हो रही हैं, बहुत विद्यार्थी, अच्छे विद्यार्थी मिल रहे हैं, शोध हो रहा है। तो प्रयास करने से ही होता है। तो हमें सबको मिलकर प्रयास करना होगा और सफलता तो निश्चित ही मिलेगी। अगर हमारा इंटेंशन सही है, हमारा उद्देश्य सही है, तो सफलता मिलती है। इसका तो मुझे पूरा भरोसा है। जी, धन्यवाद धन्यवाद सर। और कोई प्रतिभागी साथी अगर प्रस्तुत विषय से संबंधित कोई जिज्ञासा रखना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी।
सर नमस्ते, आपने बहुत ही उपयुक्त जानकारी दी। मैं डॉक्टर छाया शंकर माड़ी कोल्हापुर जिले से बोल रही हूँ सर। छाया जी धन्यवाद। हाँ सर, मेरा मेरा प्रश्न नहीं है, लेकिन एक छोटी सी जिज्ञासा है। जी जी बोलिए। सॉफ्टवेयर की बात आपने करी सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो मेरी जिज्ञासा यह है कि प्राथमिक स्तर पर अगर कोई छात्र इसमें रुचि रखता हो, इंटरेस्टेड हो, तो प्राथमिक स्तर पर इस सॉफ्टवेयर की बात हम छात्रों तक कैसे पहुंचा सकते हैं? देखिए, सॉफ्टवेयर का क्षेत्र ऐसा है कि इसमें अभी आजकल एक सोशल मीडिया पर एक बच्चे का चित्र आ रहा है, छोटे बच्चे, वो सबसे रिच आदमी बन गया है सबसे कम उम्र में, यानी 4-5 साल की उम्र में ही उसने सॉफ्टवेयर बनाया। और सॉफ्टवेयर क्या था कि खाली किसी चीज को कैसे असेंबल करना है, कैसे डिसमेंटल करना है, मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों के सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो बच्चों से हम वही बता सकते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोई भी चीज आप ले सकते हैं। इवन छोटे बच्चे 5 साल 7 साल 10 साल के बच्चे भी इसे बना रहे हैं। तो हमें उस तरह से उन्हें बताना पड़ेगा, और उन्हें ये बताना पड़ेगा कि हमें अपनी मातृभाषा में या हिंदी में बनाइए तो स्कोप ज्यादा है। अंग्रेजी के लिए तो सैचुरेटेड हो चुका है, एक चीज सैचुरेशन बोलते हैं कि किसी भी चीज का एक संतृप्तिकरण हो जाता है, मतलब वो चीज पूरी तरह पुरानी जैसे पढ़ने लगती है। तो अंग्रेजी में से सारी चीजें मिल जाएंगी, तो वहां स्कोप नहीं है। हमारी मातृभाषाओं में, छोटी छोटी बोलियों में, वहां इन चीजों का अभाव है। तो बच्चों को हम यही कह सकते हैं कि छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए। तो बच्चे छोटी कहानी ही सुना सकते हैं, एक छोटी कहानी सुना दी, उसे यूट्यूब पर डाल दिया, देखिए कितने व्यूअर्स मिलते हैं। इस तरह से हम छोटे छोटे काम करके आगे बढ़ सकते हैं। और सॉफ्टवेयर कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हैं, हम छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कर सकते हैं। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, और कोई प्रतिभागी साथी, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, स्वागत है आपका। मुझे लगता है चैट बॉक्स का एक प्रश्न ले सकते हैं आप। अच्छा, चैट बॉक्स में देखता हूँ। ये डॉक्टर परशुराम मालगे जी ने पूछा है कि नमस्ते सर, आपने जो बैंक और अन्य केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में हिंदी अधिकारी के पद के बारे में बताया है, उन पदों के लिए डिग्री में हिंदी विषय के साथ और कोई अतिरिक्त कोर्स की आवश्यकता है क्या? कृपया उसके बारे में जानकारी दें। धन्यवाद। इसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। इसमें जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो भारत सरकार निर्धारित करती है, और उसके हिसाब से ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन दो चीजें देखी जाती हैं। डिग्री में आपके पास हिंदी है और पीजी अंग्रेजी में है, या पीजी हिंदी में है और डिग्री में अंग्रेजी है। ये दो कंपल्सन होनी चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए। बाकी और आपके पास अगर अनुवाद में डिप्लोमा है, पत्रकारिता में है, या आपका अनुभव है, तो ये आपको एडिशनल एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन एंट्री करने के लिए सिर्फ दो ही चीजों की रिक्वायरमेंट होती है इनिशियल स्टेज पे। यानी बीए में आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम कोई सा भी आपने पढ़ा है, उसमें एक सब्जेक्ट के रूप में हिंदी होना चाहिए या अंग्रेजी होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास बीए में अंग्रेजी है तो एमए हिंदी से होना चाहिए। माना आप एमए अंग्रेजी से हैं तो बीए में हिंदी होना चाहिए। बस इतना ही विकल्प है, इतनी ही कंपल्सन है, और कोई विकल्प नहीं है। वैसे आज छोटा सा एक आजकल एक संशोधन भी हुआ है, अगर आपका माध्यम अंग्रेजी रहा है आपका माध्यम अंग्रेजी रहा है और आपको हिंदी में प्रवीणता है, तो उस हिसाब से भी आजकल ले रहे हैं। लेकिन ये भारत सरकार के डिपार्टमेंट में नहीं, अन्य जगह ये लिया जाता है। अन्य जगहों के लिए तो सिर्फ आपकी कार्य क्षमता देखी जाती है बस। प्राइवेट और निजी चैनलों में केवल भारत सरकार में ये ऑप्शन रखा हुआ है, अंग्रेजी और हिंदी कंपलसरी का। जी धन्यवाद। मुझे लगता है आपके उत्तर से संतुष्ट हुए होंगे, और
हमारे और प्रतिभागी साथियों में से अगर कोई सर प्रश्न है? नमस्कार, नमस्कार। मैं मंजुनाथ बोल रहा हूँ। हाँ मंजुनाथ जी बोलिए। नमस्कार। यहाँ बारिश की वजह से मैं पहले जुड़ नहीं पा रहा था। अच्छा अच्छा, जी जी जी। अभी थोड़ी बारिश कम है इसलिए मैं जुड़ पाया हूँ। हाँ तो अभी ऐसे ही ऐसे ही मेरी जिज्ञासा है, जैसे कि आप अलग अलग डिग्रियों के बारे में बता रहे थे, जी। तो मेरी जिज्ञासा है कि आपकी डिग्रियां कितनी हैं? अच्छा अच्छा। ऐसा है सर कि मेरा ये अलग अलग क्षेत्र में है। जो एजुकेशनल, प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये 3 सेगमेंट हैं। जो एजुकेशनल है उसमें 9 डिग्री है। 9 का मतलब एमए, पीएचडी, डीलिट तक, हाईएस्ट डीलिट तक है। डीलिट थ्रू रिसर्च वर्क। डीलिट 2 तरह से होता है, एक तो होता है ऑनररी जो मिलता है, और एक अच्छा। डीलिट होता है आपको रिसर्च करना पड़ता है पीएचडी की तरह से। पीएचडी की तरह। जी, उस तरह का डीलिट फाइनल डिग्री है। फिर प्रोफेशनल डिग्री में मेरे पास है 34। प्रोफेशनल में क्या होता है, जैसे एमबीए है, एलएलबी है, सीएआईबी है, बैंकिंग संबंधी है। और फिर तीसरा सेगमेंट मेरा जो है वो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स। प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स भी मैंने वहां से ली है जो कि भारत के बड़े शीर्ष संस्थान है, जैसे आईएसबी हैदराबाद, और इस तरह की संस्थाओं से मैंने प्रशिक्षण लिए हैं जो कि प्रोफेशनल फील्ड के हैं। तो वो 36 हैं। तो इस तरह टोटल 79 हो जाती है, यानी 9 प्लस 35 प्लस 36। जी 79। हाँ जी। और हर साल मतलब कुछ ना कुछ ऐड होता है इसमें। आप पढ़ते रहते हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही देखना चाहता हूँ कि पूरे जीवन काल में आदमी क्या कर सकता है। तो अब तक जो मेरा बायोडाटा है ना, वो 3770 पृष्ठ का बन गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। और इसे अवार्ड भी विश्व का सबसे बड़ा बायोडाटा का अवार्ड मिला हुआ है इसको। इस पर भी आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अद्भुत है, अद्भुत है। आज मैं देख रहा था और मैं ये देख करके चकित हो रहा था कि विश्व का सबसे बड़ा बायोडाटा भी नौटियाल जी का है। जी जी जी। सर आप शादीशुदा है? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपकी शंका का समाधान मैं कर देता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, हम तो सोचते हैं कि पारिवारिक जिम्मेदारी हमारी धर्म पत्नी ने संभाली है सारी। मुझे पूरी तरह फ्री रखा है अध्ययन के लिए। ये बहुत बड़ी बात है सर। ये जो सारस्वत साधना है ये आसान नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। आपने पूरी जो है जिंदगी के जो है बहुत अनमोल लम्हे इस सारस्वत साधना में लगाए हैं, तब जाकर ये सब हो पाया है। तो और कोई साथी अगर कोई सवाल है तो हम लेंगे, नहीं तो यहीं से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मेरा ख्याल है कि शायद सभी सवाल आ चुके हैं और कोई जिज्ञासा शेष नहीं है। और मैं चकित हूँ 79 डिग्री जो है नौटियाल साहब की है, और ये सचमुच आप हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। धन्यवाद। तो मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे मंजुनाथ जी का और आपका तिवारी जी, और उन सभी का जिन्होंने मुझे अवसर दिया है ताकि अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचा सकूं। जी, इसके लिए धन्यवाद। तो आभारी तो हम आपके हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल करके हमसे जुड़े और इतना महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया। अब मैं अपने मित्र डॉक्टर ए मंजुनाथ, पोम्पे कॉलेज एकला के हिंदी विभागाध्यक्ष और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के जो अध्यक्ष हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन करके कार्यक्रम को संपन्नता की ओर ले चलें। डॉक्टर एस मंजुनाथ जी। धन्यवाद तिवारी जी। तो मैं, क्योंकि नौटियाल जी से बात करना, नौटियाल जी जैसे कि हमारे परिवार के मित्र हैं, मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ जो है इस परिवार के हमारे मित्र हैं, वे हमारे परिवार के ही जो सदस्य हैं। हम कभी भी इस प्रकार हम ये अनुभव नहीं कर पाते कि ये
हम हमारे परिवार से अलग नहीं है, जिसकी पहले ये मंगलूर में रहते थे। इनका और हमारा संबंध लगभग 20 साल का पुराना संबंध है और हमारे कोई भी कार्यक्रम हो, हर साल 2-3 कार्यक्रम होते थे हमारे संघ की ओर से। हमारे इन सभी कार्यक्रमों में वे जुड़ते रहते थे। हमें यह अनुभव होता था कि हमारे ही जो परिवार के सदस्य हैं, भले ही अभी जो हमसे दूर चले गए हैं, अभी देहरादून में रहते हैं, फिर भी ये जहाँ भी रहते हैं हम इनको नहीं इनको हमसे अलग करना नहीं चाहते हैं। तो आज के इस मुख्य जो व्याख्यान जो है 29वां व्याख्यान गंगा कावेरी व्याख्यान माला का हिंदी में रोजगार की संभावना, इस विषय पर डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी का व्याख्यान रहा। उन्होंने सब क्षेत्र में जिस प्रकार रोजगार की संभावनाएं होती हैं, जैसे शिक्षण के क्षेत्र में और अलग अलग जैसे कि प्रशासन के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, इस तरह अलग अलग क्षेत्र में जिस प्रकार की संभावनाएं होती हैं, उन सभी संभावनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और हमें यह लगा कि हम हिंदी वाले हैं, हम अगर ठान लेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार आपने हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया है। इसीलिए मैं अपने कॉलेज की ओर से, जैसे कि पॉम्पे कॉलेज मंगलूर, आईकड़ा मंगलूर, और श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश तथा मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ की ओर से मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी हम इनसे विनती करते हैं, वे तुरंत मंजुनाथ जी ठीक है मैं तैयार हूँ ऐसा बोलते रहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। तो साथ ही हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम के भी हमारे इन सभी कार्यक्रमों के लिए हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहते हैं। मैं उनका और इसके साथ साथ SLB कॉलेज गोंडा, वहाँ के प्राचार्य डॉक्टर वंदना मैडम, और उसके साथ साथ वहाँ के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र, अभी जो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी जो स्वस्थ उनके हैं, मैं भगवान से कामना करता हूँ कि उनकी स्वस्थता के लिए। और इसके साथ साथ हमारे मित्र जो जयशंकर तिवारी जी, जो हम दोनों मिलकर के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, वे एक हफ्ते से बीमार पड़े हुए थे, फिर भी अभी स्वस्थ होकर, तंदुरुस्त होकर हमारे सामने प्रकट हुए हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है। मैं उनका भी हृदय से आभार, इस कार्यक्रम के लिए उनको मैं धन्यवाद समर्पित करता हूँ। और उसके साथ साथ हमारे इस कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ाते हैं, अलग अलग दक्षिण से लेकर के उत्तर तक बहुत से हिंदी अध्यापक मित्र, हिंदी प्रेमी और शोधार्थी और छात्र मित्र सभी इस कार्यक्रम में जुड़ते रहते हैं, जुड़कर हमारा प्रोत्साहन देते रहते हैं। इन सभी का मैं अपने कॉलेज की ओर से, अपने संघ की ओर से और गोंडा SLBC कॉलेज जो है उनकी ओर से हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जयशंकर तिवारी जी, आपको भी धन्यवाद, आवश्यक धन्यवाद जी। धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपको बहुत बहुत, आपको भी धन्यवाद। और आज के हमारे जो मुख्य वक्ता डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी, जो हमारे अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया, जुड़े, इतना महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया, मैं उनके प्रति सभी प्रतिभागी साथियों की ओर से, आप सब की ओर से पुनः पुनः आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।